हेलो। इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर को रिलेशन। नाउ ये एक रिविजनरी वीडियो है, सो हमने इसको पहले पढ़ा था, नोट्स पूरे बनाए थे, क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अब हम इसको करने वाले हैं इसमें रिवाइज। मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल तरीका है जिसमें हम कुछ चीजों के बीच में रिलेशनशिप कैसी है वो जानने की कोशिश करते हैं। दैट इज कोरिलेशन। सो इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड दैट मेजर्स द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। जैसे प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। या फिर प्राइस बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ जाती है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। या फिर और भी चीजें, जैसे अगर बच्चा ज्यादा घंटे पढ़ेगा तो उसके मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। अगेन यहाँ पे रिलेशनशिप है आवर्स और मार्क्स के बीच में। अब रिलेशनशिप कैसी है वो हम निकालेंगे कोरिलेशन से। ज्यादा रिलेशनशिप है, कम रिलेशनशिप है, कैसी रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप नहीं है। और भी ऐसी चीजें जैसे हमारे देश की जो ग्रोथ है उस पे कैसे फर्क पड़ता है, हमारे देश की पॉवर्टी से, या फिर हमारे देश की एजुकेशन से, या फिर एम्प्लॉयमेंट से, इन सब चीजों से कैसे क्या रिलेशनशिप है इन चीजों की विद आवर ग्रोथ। सो दीज आर द एग्जांपल्स। कोरिलेशन के कई सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। सो पॉजिटिव कोरिलेशन वो होता है जहां पर दो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, या तो दोनों वेरिएबल्स बढ़ रहे हैं या दोनों वेरिएबल्स कम हो रहे हैं। दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। इसके एग्जांपल्स हैं प्राइस एंड सप्लाई। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ती है। एजुकेशन एंड ग्रोथ। देश की अगर एजुकेशन लेवल अच्छा होगा, लोग समझदार होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो ग्रोथ बढ़ेगी। आवर्स एंड मार्क्स। बच्चा ज्यादा पढ़ेगा, ज्यादा प्रैक्टिस करेगा तो ज्यादा नंबर आएंगे, तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में चल रहा है। एंड वाइस वर्सा, अगर बच्चा कम पढ़ेगा तो मार्क्स भी कम आएंगे, कुछ इस तरीके से। देन नेगेटिव कोरिलेशन। यहां पर दो वेरिएबल्स मूव करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शंस में। अगर पहला वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल कम होगा। जैसे प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है और प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है, नेगेटिव जा रहा है, अपोजिट जा रहा है। या फिर यूटिलिटी एंड यूनिट्स, मतलब जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगी वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी कम होती जाती है, सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है। हम ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं तो सेटिस्फैक्शन कम होगा। ये भी कैसे एग्जांपल है, पॉवर्टी और ग्रोथ। अगर देश में गरीबी ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ कम होगी। तो मतलब यहाँ पे रिवर्स में जा रहा है, एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है। दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। या और नो कोरिलेशन भी हो सकता है जहां पे आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था जब हम लेसन पढ़ रहे थे, विराट कोहली के रन्स कितने बन रहे हैं उससे हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज रेट पर क्या फर्क पड़ रहा है, उसका कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, तो नो कोरिलेशन। देन लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन में दो वेरिएबल्स चेंज होते हैं इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बॉक्स बना रखा है, तो मैं इसको फिर से इसी पे बॉक्स बनाता हूं क्योंकि यही इसमें कीवर्ड है। दो वेरिएबल्स चेंज जब होंगे कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, एग्जांपल देखिए, जैसे आवर्स जब भी एक बढ़ रहा है, एक घंटा बढ़ रहा है, तो यहाँ पर किलोमीटर्स ट्रेवल्ड बढ़ रहे हैं 50। सो हर एक घंटे के लिए 50 किलोमीटर्स बढ़ रहे हैं कॉन्स्टेंटली, प्रोपोर्शन कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, हर एक घंटे के लिए 50 किलोमीटर्स। सो दैट इज अ लीनियर कोरिलेशन। और अगर ऐसा नहीं है, जैसे नीचे वाले एग्जांपल में हर एक घंटे के लिए कभी 20 किलोमीटर बढ़ रहे हैं, कभी 70 किलोमीटर बढ़ रहे हैं, कभी 40 किलोमीटर बढ़ रहे हैं, सो दिस इज अ नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन में स्ट्रेट लाइन बनती है जब भी हम स्कैटर्ड डायग्राम बनाएंगे, और नॉन लीनियर कोरिलेशन में स्कैटर्ड डायग्राम में स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है। ऊपर जो इमेज है वहां पर आप देख सकते हैं कि ये लीनियर कोरिलेशन है फर्स्ट वाला, एंड सेकंड वाली इमेज जो है वो नॉन लीनियर है क्योंकि वहां पे स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है पॉइंट्स में। देन सिंगल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। अगर दो चीजों के बीच में कोरिलेशन जाना जाए, टू वेरिएबल्स ओनली, दैट इज सिंगल कोरिलेशन। जैसे प्राइस से क्या फर्क पड़ेगा डिमांड पर, प्राइस से क्या फर्क पड़ेगा सप्लाई पर, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बच्चे कितने घंटे पढ़ रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ेगा उसके मार्क्स पर, ऐसी चीजें। अगर हम दो से ज्यादा चीजों के बीच में रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं
समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज मल्टीपल कोरिलेशन, मोर देन 2 वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली। जैसे क्या फर्क पड़ेगा बच्चे की पढ़ाई, बच्चे के मार्क्स पर कितने मार्क्स आएंगे अगर बच्चा घंटे ज्यादा पढ़ता है तो, स्पोर्ट्स में ज्यादा पार्टिसिपेट करता है तो, मेंटल प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व करता है तो, मतलब कई सारे फैक्टर्स से कंसीडर कर रहे हैं, इन सारे फैक्टर्स से क्या फर्क पड़ेगा मार्क्स पर। तो यहाँ पर कई सारी चीजों के बीच में हम रिलेशनशिप जानने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज मल्टीपल कोरिलेशन। और इसका एक और एग्जांपल हो सकता है हमारे देश में पॉवर्टी, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर, इनसे क्या फर्क पड़ेगा ग्रोथ पर। सो यहां पर 4 वेरिएबल्स हो गए, सो दिस इज मल्टीपल कोरिलेशन। नॉर्मली हमारी जिंदगी में हमें ऐसी मल्टीपल कोरिलेशन वाली चीजें मिलती हैं, किसी भी चीज पर फर्क पड़ता है कई सारे फैक्टर से, बट हम सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ 2 फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। ऐसे केसेस को कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन, जहां पर 2 से ज्यादा फैक्टर्स से फर्क पड़ता है, मोर देन 2 variables are involved, but only 2 variables are considered, keeping other variables constant. This is known as partial correlation. Then next, डिग्री क्या होती है कोरिलेशन की? डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन को कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कह सकते हैं, या फिर वैल्यूज ऑफ कोरिलेशन भी कह सकते हैं, या फिर इसको सिंपली आर भी कह सकते हैं। एग्जाम में कैसा भी आ सकता है, क्वेश्चन रहेगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो, वैल्यू ऑफ कोरिलेशन निकालो, डिग्री ऑफ कोरिलेशन निकालो, आर निकालो, एक ही बात है। तो जो आर है वो हो सकता है -1 से +1 के बीच में। अगर -1 है तो वो होगा परफेक्टली नेगेटिव, अगर +1 है तो वो होगा परफेक्टली पॉजिटिव। क्लियर है ये काफी। 0 है तो वो होगा 0 कोरिलेशन, अगर -1 से 0 के बीच में है तो वो होगा नेगेटिव कोरिलेशन, अगर 0 से 1 के बीच में है, +1 के बीच में तो होगा पॉजिटिव कोरिलेशन। लॉजिकल समझ आ जाता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव 0, परफेक्टली नेगेटिव परफेक्टली पॉजिटिव। फिर नेगेटिव में भी हाई मीडियम लो होता है, या फिर मॉडरेट भी कह सकते हो आप मीडियम को। अगर -1 से -0.75 के बीच में, दैट इज हाई नेगेटिव। -0.75 से -0.25 मॉडरेट नेगेटिव, -0.25 से 0 के बीच में लो नेगेटिव। एंड सिमिलरली पॉजिटिव में भी होता है 0 से 0.25, 0 से 0.25 लो पॉजिटिव, 0.25 से 0.75 के बीच में मॉडरेट पॉजिटिव, एंड 0.75 से 1 के बीच में हाई पॉजिटिव। तो अगर क्वेश्चन आएगा ना कुछ भी, तो आप बता सकते हो कि वो किस तरह का कोरिलेशन है। अगर आंसर आता है 0.8 प्लस में, तो आप कहोगे ये हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर आंसर आता है -0.1 तो आप कहोगे लो नेगेटिव। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट, यहां पर उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करा गया है। परफेक्ट पॉजिटिव की वैल्यू होती है +1। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, पॉजिटिव भी होता है, साथ में वो लीनियर भी होता है। तो अगर पॉजिटिव और लीनियर दोनों हैं तो वो परफेक्ट पॉजिटिव होता है, मतलब वो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा क्योंकि वो पॉजिटिव है, और उनमें जो चेंज होगा वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन से होगा क्योंकि वो लीनियर है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, जो किलोमीटर्स वाला एग्जांपल लिया था पहले लीनियर में, वो परफेक्टली पॉजिटिव था। घंटे बढ़ रहे थे, किलोमीटर बढ़ रहे थे, सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो हो जाएगा परफेक्टली नेगेटिव। तो परफेक्टली नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव होता है, साथ में लीनियर भी होता है, मतलब प्रोपोर्शन सेम ही है। अगर कोई चीज 1-1 से बढ़ रही है और दूसरी चीज 10-10 से कम हो रही है, किसी भी सेम चीज से कम हो रही है, तो दैट इज परफेक्टली नेगेटिव। तो यहां पर भी चेंज जो होता है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होता है और डायरेक्शन डिफरेंट होती है। तो इसका एग्जांपल कुछ भी हो सकता है। मैं इसका एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो इसका एग्जांपल कुछ ऐसा हो सकता है, प्राइस एंड डिमांड। डिमांड ठीक है, तो प्राइस लेटर से प्राइस आ रहा है 10, 20, 30, 40। डिमांड भी कॉन्स्टेंटली कम हो रही है, लेटर से 100, 80, 60, 40, मतलब हर 10 रुपए बढ़ने से डिमांड 20 यूनिट्स कम हो रही है। तो ये एक परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल है, इस तरीके से। देन जीरो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, जहां पे कोई लेना देना ही नहीं है दो वेरिएबल्स में, मतलब कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे ना कोई विराट कोहली वाला एग्जांपल बताया, विराट कोहली और हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्या लेना देना दोनों का, जीरो कोरिलेशन, आंसर होगा 0। देन लिमिटेड कोरिलेशन, सबसे ज्यादा हमें जीवन में यही देखने को मिलता है।
रियल लाइफ में। और यहाँ पर कोरिलेशन होता है, बेसिकली जो ऊपर वाली 3 वैल्यूज के अलावा जो भी वैल्यूज हैं सब लिमिटेड में जाएगा। यहाँ पर कोरिलेशन होता है बट कांस्टेंट प्रोपोर्शन में नहीं होता है, मतलब लीनियर कोरिलेशन नहीं होता है, नॉन लीनियर कोरिलेशन होता है। तो यहाँ पर नॉन लीनियर कोरिलेशन होता है। ये परफेक्टली भी हो सकता है, परफेक्ट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये हाई मॉडरेट लो कुछ भी हो सकता है। तो जो ये वैल्यूज हमने ऊपर लिखी थी यहाँ पर, ये वाली सारी जो मैंने यहाँ पे ग्रीन से लिखी है, ये सारा लिमिटेड कोरिलेशन था। जो यहाँ पर आपको वैल्यूज दिख रही हैं ग्रीन से, दीज आर लिमिटेड कोरिलेशन। ओके, देन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर एंड स्मॉल आर हैज नो यूनिट। स्मॉल आर की कोई यूनिट नहीं होती है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मे बी लीटर्स, कुछ भी ऐसा नहीं है। इट इज अ प्योर नंबर। 0.8 आंसर आ रहा है तो सिर्फ 0.8 है। 0.8 कुछ भी ऐसा नहीं है, ईयर्स, कोई भी यूनिट नहीं है उसकी, इट्स अ प्योर नंबर। कोरिलेशन को निकालने के 3 मेन तरीके होते हैं, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन्स मेथड। स्पीयरमैन्स मेथड को रैंक डिफरेंस मेथड भी कहते हैं। स्कैटर डायग्राम सबसे आसान है तीनों में। इसमें ग्राफ बनाना होता है और ग्राफ बना के हम लोग देखते हैं ग्राफ की डायरेक्शन कैसी है, किधर की तरफ जा रही हैं डॉट्स, और डॉट्स कितनी पास पास हैं। अगर डॉट्स ज्यादा पास होंगी तो वो हाई कोरिलेशन होगा, और अगर कम पास होंगी या दूर होंगी तो वो लो कोरिलेशन होगा। और हमने इसके यहाँ पे ग्राफ्स भी बनाए थे। तो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन में जो डॉट्स बनती हैं वो स्ट्रेट लाइन में बनती हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ऊपर स्ट्रेट लाइन, परफेक्टली नेगेटिव में नीचे स्ट्रेट लाइन। सब चीजों का लॉजिक आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, और ठीक है। देन पॉजिटिव में ऊपर बट स्ट्रेट लाइन में नहीं होती हैं, और स्ट्रेट लाइन में नहीं है और पास पास है तो वो हो जाएगा हाई पॉजिटिव, और अगर दूर दूर है तो वो जाएगा लो पॉजिटिव। और यहां पर पॉजिटिव में आर की वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में, जो हमने ऊपर भी कवर करा था, और परफेक्टली पॉजिटिव में आर की वैल्यू होती है +1। देन परफेक्टली नेगेटिव में आर विल बी इक्वल टू -1 एंड नेगेटिव में आर विल बी इक्वल टू 0 to -1। आर विल बी बिटवीन 0 to -1। एंड नेगेटिव में डाउनवर्ड पॉइंट्स आएंगे, और बट वो एक लाइन में नहीं होंगे, और अगर वो पास पास है दैट इज हाई नेगेटिव, और अगर वो दूर दूर है थोड़ा लो नेगेटिव। जो भी पॉइंट्स हैं उनके बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। वो लाइन सारे पॉइंट्स का एक तरीके से एवरेज होता है, रिप्रेजेंट करता है सारे पॉइंट्स को। उस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट, क्योंकि ये ना बेस्ट फिट है, ये नाम से भी मीनिंग क्लियर होता है ना। लाइन है जो कि एक बिल्कुल सबके बीच में जा रही है, तो ये फिट कर रही है सारे पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से। देन लास्ट है नो कोरिलेशन, बिल्कुल आसान चीज है, कोई लेना देना ही नहीं है, पॉइंट सारे बिखरे हुए हैं। एंड यहाँ पे आर की वैल्यू होती है 0। देन लाइन ऑफ बेस्ट फिट को ही बताया गया है यहाँ पे, लाइन इज ड्रॉन थ्रू स्कैटर्ड पॉइंट्स सो दैट इट रिप्रेजेंट्स मोस्ट ऑफ दीज पॉइंट्स। देन इसके मेरिट्स डीमेरिट्स बताए गए हैं। मेरिट यही है कि ये आसान है, बनाना आसान है, समझना आसान है, इसमें कोई एक आधी एक्सट्रीम वैल्यू आ जाती है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। और इसका नुकसान ये है कि ये ग्राफ है, यहाँ पे नंबर्स में चीजें नहीं आती हैं, और यहाँ पर हमें जो वैल्यू होती है कोफिशिएंट की आर की, वो एग्जैक्टली पता नहीं चलती है कितनी आ रही है। हमें ये पता चल जाता है कि आर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है नीचे जा रही है डॉट्स, बट ये नहीं पता चलता आर की वैल्यू कितनी है एग्जैक्टली, वो पता नहीं चलता है। 0.4 है, 0.5 है, 0.48 है, क्या है। एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब वही है कि अगर एक वैल्यू कहीं दूर को आ जाती है, जैसे ये एक वैल्यू कहीं अलग से आ रही है, तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम तब भी हमें आइडिया लग जाएगा कि ग्राफ किधर की तरफ जा रहा है। तो कोई एक अनोखी ही वैल्यू आ जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट मेथड है कार्ल पियर्सन मेथड। इसमें मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, याद करने के तरीके, आपको डायरेक्ट मेथड याद होना चाहिए, ये वाला मेथड फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस मेथड को इंप्लीमेंट नहीं करना आए फॉर्मूले में, मतलब क्वेश्चन में तो भी चलेगा, बट ये लर्न होना चाहिए। इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, ऐसा गिवन होता है कि आपको ये वैल्यूज गिवन होती हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन x गिवन होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन y गिवन होगा, n गिवन होगा, और ये गिवन होगा समेशन x y। तो कहता है r की वैल्यू निकालो, तो बस वैल्यू डालनी है, जैसे x अपॉन जो भी वैल्यू होगी, जो भी गिवन है, लेट से 100/2 × 4 × 3, जो भी वैल्यू गिवन है जस्ट पुट करनी है, काम खत्म।
तो आपको समेशन एक्स वाई की वैल्यू गिवन होती है, एन की वैल्यू गिवन होती है, स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स की वैल्यू गिवन होती है, स्टैंडर्ड डिवीजन वाई की वैल्यू गिवन होती है, आर आसानी से निकल सकता है। इसी को अगर सिंप्लीफाई करा जाए मैथमेटिकली तो हमारा कुछ ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। इसको हमने इंप्लीमेंट करना सीखा था, इसको आपको आना चाहिए, लर्न भी होना चाहिए ये, और इसके क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर इंटू समीशन वाई स्क्वायर का होल अंडर रूट, और यहां पर x और y का मतलब है x माइनस एक्स बार का मतलब है मीन। देन शॉर्टकट मेथड में ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला फॉर्मूला है। इसको पढ़ने के लिए तो मतलब इसको याद करना और थोड़ा सा मुश्किल है, बट हमने याद करा था। समीशन dx dy माइनस समीशन dx समीशन dy अपॉन n ब्रैकेट मतलब डिवाइडेड बाय अंडर रूट में समीशन dx का स्क्वायर माइनस समीशन dx का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, और सेम चीज dx की जगह पे dy करके राइट में आ जाएगी, उसका भी अंडर रूट है। ये आपको याद होना चाहिए, इसके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। देन जो ऊपर था सेम नीचे है, d की जगह पे d डैश कर दो, और जो मैंने भी पिछले 2 मिनट में बताया उसको एक्चुअली रिवाइज कराना पॉसिबल नहीं है ऐसे में, तो उसके मैंने आपको क्वेश्चंस काफी सारे प्रैक्टिस कराए थे। 3 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस कराए थे, तीनों अलग अलग मेथड के। तो ये रहा स्कैटर डायग्राम को मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था। देन ये रहा जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला आपने देखा उसका, ये रहा क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड का। तो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा था। देन शॉर्टकट मेथड का हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा था। ये रहा वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला को लर्न भी करा था, प्रैक्टिस करा था, एंड स्टेप डिवीजन मेथड। तो आपको इनका एक क्वेश्चन आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इनको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। ओके, देन तो ये वही क्वेश्चन है जो वहां पे अप्लाई कराए गए हैं, जिनको सॉल्व कराया गया है। देन नेक्स्ट इज कार्ल पियर्सन के फायदे नुकसान। फायदा ये है कि इसमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि आर की वैल्यू क्या आ रही है, 0.52 है कि 0.6 है, कि क्या एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाती है, जो स्कैटर डायग्राम में पता नहीं चलती थी। और इसके कई सारे आगे भी यूजेस होते हैं, जैसे इसके मैथ्स में या फिर स्टैटिस्टिक्स में या फिर फाइनेंस में या फिर फिजिक्स में बहुत सारे आगे भी यूजेस होते हैं कार्ल पियर्सन मेथड के। तो ये एक फायदा है इसका, इट इज अ डिफिकल्ट मेथड एंड अ टाइम कंज्यूमिंग वन। ये इसके नुकसान हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू द लास्ट मेथड, स्पीयरमैन्स मेथड, जिसको रैंक कोरिलेशन मेथड भी कहते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, इनका नाम पता होना चाहिए, और उन्होंने डेवलप करा था ये 1904 में। इसको रैंक डिफरेंस मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम रैंक्स निकालते हैं फिर उनका डिफरेंस निकालते हैं। ये वाला मेथड तब ज्यादा यूज होता है जब हम क्वांटिटीज में मेजर नहीं कर सकते हैं वेरिएबल्स को। मतलब वेरिएबल्स क्वालिटेटिव हैं, जैसे वेरिएबल्स हैं रिस्पेक्ट, जो भी क्वालिटी वाली चीज होती है ना, ब्यूटी, इमोशंस, फेथ, ये सब चीजें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो अगर उनमें चीजें हैं तो उनको ऐसी क्वेश्चन में, मतलब ऐसी चीजें अगर है जहां पे हमें क्वालिटीज हैं, तो हम ये वाला मेथड यूज करना प्रेफरेबल होता है, क्योंकि इस मेथड में हम लोग रैंकिंग निकाल लेते हैं। इस मेथड में फॉर्मूला बहुत सिंपल है एज कंपेयर टू कार्ल पियर्सन। 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस 1 है ये, दिस इज एन क्यूब माइनस 1, एन क्यूब माइनस एन, एन क्यूब माइनस एन, माई बैड मैंने गलत बोल दिया, एन क्यूब माइनस एन। देन हमने इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करा था, जहां पे हमने इस फॉर्मूले को सीखा था कि इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं फॉर्मूले को। तो ये रहा वो क्वेश्चन, ये रहा फॉर्मूला। तो हम यहां पर रैंक निकालेंगे, आपको असेंडिंग ऑर्डर में रैंक निकालनी है, उनका डिफरेंस निकाल देना है, डी का स्क्वायर कर देना है, वैल्यू डाल देनी है, काम आसान है। एक एक क्वेश्चन आपको जरूर करना चाहिए अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो इसका। तो एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करना अगर आपके पास टाइम है। एक कार्ल पियर्सन का डायरेक्ट मेथड, कार्ल पियर्सन का शॉर्टकट मेथड, और रैंक कोरिलेशन का एक वाला क्वेश्चन। आसान वैल्यूज के साथ आप कर सकते हो। इसके फायदा क्या है कि ये आसान है एज कंपेयर टू कार्ल पियर्सन, और ये मेथड तब ज्यादा यूज होता है जब हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं। और इसका नुकसान क्या है कि ये लिमिटेड, अगर हमारे पास डेटा है तो ही हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा डेटा है, लेट अस से
हमारे पास 1000 लोग हैं तो उनको रैंक देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस मेथड में हम लोग निकालते हैं रैंक। इस मेथड में हम लोग निकालते हैं रैंक। हमने इसके काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे। अभी जैसे मैंने आपको बताया, आपको अगर क्वेश्चन याद हैं पहले जो हमने करे थे बहुत बढ़िया, अगर याद नहीं है तो आपको कुछ क्वेश्चन तो कर ही लेने चाहिए। आप हर एक टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन कर लीजिए। स्टिल अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बता दूं आपको कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, तो आप ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है स्कैटर डायग्राम का। क्वेश्चन नंबर 7 और 10 है कार्ल पियर्सन के, दोनों वैरायटी के क्वेश्चन है। 7 है डायरेक्ट मेथड, 10 है शॉर्टकट मेथड, और क्वेश्चन नंबर 12 और 15 है स्पीयरमैन मेथड के। 12 में रैंक रिपीट नहीं हो रही है, 15 में रैंक्स भी रिपीट हो रही हैं। अगर रैंक्स रिपीट होती हैं तो उसका कुछ पंगा होता है, जो कि कुछ इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं, पॉइंट्स में फिर हमारे आंसर आते हैं अगर रैंक रिपीट होती है तो ये भी आप एक क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई हैं चीजें, आपका चैप्टर रिवाइज हो गया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। सी यू इन सम अदर वीडियो। बाय बाय।